नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा होगा आप लोगों को, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आंसर होता फॉल्स। क्यों फॉल्स होता? बिकॉज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सारे टर्म्स एक साइड, राइट साइड में 0 रहता है, ठीक है, मतलब एक साइड में 0 रहेगा इक्वल टू के साइन का। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, ठीक है। तो पिछले वाले केस में क्या था कि पिछले वाले केस में दोनों इक्वल टू के दोनों साइड में कुछ टर्म्स प्रेजेंट थे, और क्योंकि वहां पे दोनों साइड में कुछ टर्म्स प्रेजेंट थे इसीलिए हम उसको नहीं कह सकते, राइट। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुड हैव 2 zeros ऑलवेज। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 zeros होंगे, बट द आंसर इज अगेन फॉल्स हियर। चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा हुआ है आपने कि उसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, उसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करता है, कभी 1 पॉइंट पे कट करता है, तो अभी कभी बिल्कुल भी कट नहीं करता। जैसे कि ये मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं, आपके एनसीईआरटी में मैंने अभी देखा था, ये लाइन पढ़ो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। A quadratic polynomial can have at most two zeros। At most का मतलब क्या है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 zeros होंगे। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो है जहां पे सिर्फ 1 जीरो होता है, और कुछ ऐसे भी सिनेरियो होते हैं जहां पे बिल्कुल जीरोस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस होंगे, लेकिन अभी अभी एनसीईआरटी में देखा तो ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, तो कहीं पे 1 भी होता है, कहीं पे 0 होता है। तो ऑलवेज वर्ड के कारण हमको यहाँ पे फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे ना, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एक्स क्यूब वाला टर्म मिलेगा जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है। ये वाला x, ये वाला एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक्स क्यूब वाला टर्म मिलेगा, और एक्स क्यूब जब मिल जाता है तो फिर क्या वो क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक क्यूबिक इक्वेशन। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फॉल्स मार्क करना होगा। इज दिस क्लियर? जहां पे किसी को कोई डाउट होगा या नहीं समझ में आया, आप प्लीज चैट में बताइएगा या खुद को अनम्यूट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जब आप x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मिलेगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, वो क्यूबिक हो जाएगा। एक बोलेंगे अज्ञा, उसी को बोलते हैं इक्वल रूट्स वाला सिनेरियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो युविका आपने अभी क्यों ज्वाइन किया इतना लेट? व्हाट हैपेंड युविका, इतना लेट क्यों हुए? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होता है गाइस। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ हमेशा बुक के साइड में आप देखोगे ये लिखा हुआ रहता है, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0 लिखने का रीजन यही है कि अगर a 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसी रीजन से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम ऑप्शन ए मार्क कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अमन का कहना है कि वी कैन पुट LHS टू RHS। यस अमन, यू कैन, बट वो आफ्टर पुटिंग वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा ना, अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ पे फॉल्स मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और देखो सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके उसी पे बेस्ड थे।
जैसे ये खाली इस लाइन के ऊपर एक वो बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, a नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा है। फिर ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब इसमें भी किसी ने ऑप्शन सी भी मार्क किया था, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओके, सो अब बताओ कहां पे प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने कर लिया था राइट, लास्ट क्लास में। तो 4.2 पे चलता हूं। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने दिया था यूजिंग फॉर्मूला मेथड राइट। तो कहां पे दिक्कत हुआ बताओ। कौन सर से मेरा 4.1 सा क्वेश्चन है 4.1 से कौन सा वाला। सर, 4 नंबर, ये 2 का 4। 2 का 4। यस सर। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे यार लास्ट क्लास में, इसी पे खत्म नो किया सर, था। सर हम लोग हाँ ये किए ये हुए वाला। हैं। आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो वही निकल जाएगा। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, the time would have been 3 hours more. Question कह रहा है कि टू का 4, सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा। हाँ, सो क्वेश्चन ने बोला कि एक आदमी है, वो 480 किलोमीटर कवर करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड, ठीक है, स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर अगर अज्यूम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर और हमारे पास स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम हो गया 480 बाई x आवर्स। ठीक है, ये हमारा इनिशियल टाइम कह सकते हो जब उसकी स्पीड थी x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसने अपने स्पीड को कम कर लिया, 8 किलोमीटर पर आवर से अपना स्पीड को कम कर लिया, तो उसको टाइम 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड कितना 8 कम कर दिया। तो अगर पहले x किलोमीटर माना हुआ है, x किलोमीटर पर आवर माना हुआ है, तो अब कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नया स्पीड आ गया हमारे पास, नया टाइम भी निकल आएगा इसके हिसाब से, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे न्यू टाइम हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। और क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि जो हमारा न्यू टाइम है उसमें से वो ओल्ड टाइम से 3 ज्यादा है। तो न्यू टाइम इज इक्वल माइनस ओल्ड टाइम इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी जो टाइम लग रहा है ज्यादा लग रहा है ना, पहले उसको टाइम कम लगता था, तो उन दोनों का गैप है 3 घंटे का। तो उस हिसाब से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके ओके कहीं पे सर, दिक्कत। ओके सर। नो चलो सर। 4.2 में मेरे को बताओ कहां पे प्रॉब्लम है, एनीवन। 4.2 में कोई दिक्कत है किसी को, आ गया था आंसर क्या, कंफर्म करो एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 1 का 4। सर क्वेश्चन नंबर 1 में सर फॉर्मूला मेथड लगाने पर सर नहीं आ रहा है सर मेरा। हाँ नहीं आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है, किसमें। सर 1 का 1। 1 का 1 में नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, बहुत फॉर्मूला गलत लगाया आपने, मेथड गलत लगाया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखो 1 का 1 कह रहे हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब जिससे क्वेश्चन हुआ नहीं वो फटाफट अनम्यूट करके बताए कि फॉर्मूला में लगाने के लिए आप बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a क्या होता है 1
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b कितना है? -3 और c कितना है? -10 -10। फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब बताओ इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज क्या क्या पुट करोगे? बोलो कौन है? किससे नहीं हुआ था? बताओ वैल्यूज कैसे पुट किया आपने? सर -b में सर वो +3 आया। हाँ, तो माइनस ऑफ -3 करेंगे यहाँ पे, मतलब कहने के लिए भी माइनस ऑफ -3 करेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -10। यहीं पे शायद मेरे ख्याल से अंश आपने थोड़ी सी गलती की होगी, जब c का वैल्यू रखेंगे तो -10 रखेंगे और ट्वाइस a, जिसमें हम रखेंगे ट्वाइस इंटू 1। ठीक है, हाँ, +3 प्लस माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा अंश और यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 9 + 40 हमारा रूट के अंदर आ गया 49 डिवाइडेड बाय 2। यस सर। ठीक है, अब आई थिंक इसके बाद तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नाउ दिस इज √49 को फिर 7 हो जाएगा। हाँ, तो ये +3 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब जब ये रूट प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, हम एक बार +7 लेके करेंगे तो 3 + 7/2, और एक बार -7 लेके करेंगे तो 3 - 7/2। अब 3 + 7/2 तो हमारा 10/2 5 हो गया, और यहाँ पे -4/2 -2 हो गया। बस कहाँ पे फिर दिक्कत हुआ? सर इसको मिडिल टर्म से भी तो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मिडिल टर्म डिस्कस नहीं किया था, इसलिए तो मैंने आप सबको रूट वाले मेथड से फॉर्मूला मेथड से करने बोला था। हो गया अंश? यस सर, हम -b की जगह पे सर -3 ही डाल दें। सर तो मैंने 1-2 क्वेश्चन मिडिल टर्म से किया है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, राघवेंद्र कि कौन है जिसने मिडिल टर्म से किया वैसे? सर मैं निखिल। निखिल, चलो कोई दिक्कत नहीं निखिल। श्रुति सर, जो इसमें माइनस में आंसर आया है उसे तो नहीं लेते हैं ना? नहीं श्रुति, हम माइनस में भी वैल्यूज को कंसिडर करते, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें और x स्पीड है, डिस्टेंस है, तो वहां पे माइनस नहीं लेते हैं, बट फिलहाल खाली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम खाली इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन में तो x के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तो हम दोनों वैल्यूज कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, क्वेश्चन देखो श्रुति, क्या होता है कि वेरिएबल जो है, अभी फिलहाल इस वेरिएबल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारे लिए सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। लेकिन समझ जाओ कि अगर एक क्वेश्चन में हमने x को स्पीड माना हुआ है, डिस्टेंस माना हुआ है, लेंथ माना हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स माना हुआ है, अमाउंट माना हुआ है, एक ऐसी चीज अज्यूम किया हुआ है जहां पे वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमको उस x का पॉजिटिव वैल्यू भी मिलता है और नेगेटिव वैल्यू भी मिलता है, तो हम उस केस में नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम हटाते हैं। अमन, आप, अच्छा मेरे को सबसे पहले एक चीज पूछनी है, आई हैव द लिस्ट। हाँ, किन किन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है? अभिनव, अज्ञा, अमन, अंशु, आयशा, पूजा इज द न्यू स्टूडेंट, ठीक है, राघवेंद्र, संचिता, श्रेया, शुभम, विश्वास एंड विकास। क्या रीजन है आप लोगों के, बताओ। सबसे पहले अभिनव, आप अनम्यूट करके बताओ क्या रीजन है। सर बना लिए हैं सर होमवर्क। बनाए हो तो कहाँ भेजे हो?
सर भेज देंगे सर, अभी भेज दे रहे हैं। पिछले बार भी आपने लेट सबमिट किया था अमन सर को। नहीं तो हमको लगा कि आज नहीं सबमिट करना है। हमेशा होमवर्क देना है, हम होमवर्क इसीलिए दे रहे हैं कि आप उसे सबमिट करोगे। जैसे उसी दिन मेरे को एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पहले ही भेज दिया था, उसी दिन शाम को। आज्ञा आप बताओ आपका रीजन क्या है? कर देते हैं सर क्लास खत्म होने के बाद। इस तरीके से कैसे चलेगा बताओ? सॉरी सर। अमन, सर आपको करेंगे सबमिट या फिर अमन सर को? अमन सर को करना। अमन कुमार सर कर लिए हैं सर। कर लिए तो फिर भेजे क्यों नहीं? सर भूल गया था कि ऊपर लिंक है सर उसका होमवर्क सबमिट अच्छा करने ठीक है, का। तो एक काम करो ना, अपने फोन का कैमरा भी कॉपी पे लेकर आओ एक बार, जहाँ पे आपने होमवर्क किया हुआ है। चलो सब कोई देखते हैं कि इसने होमवर्क किया है कि नहीं। स्पॉटलाइट किया हुआ है। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग वाले हैं, बाकी 2, 3, 4 किधर है? कैमरा थोड़ा हिलाओ मत, तभी तो पता चलेगा इक्वेशन सही है कि नहीं। नहीं ये तो हो गया, ये पेज तो हो गया, अगले पेज पे जाओ। और बाकी होमवर्क किधर है? हाँ ये तो 3 क्वेश्चन हुए 4.2 का। पहला क्वेश्चन नंबर 1 के 3 हो गए, बाकी सब किधर है? बाकी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था सर। थोड़ा प्रॉब्लम, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया जब, तो प्रॉब्लम तो पूरा है। सर ये वाला हो जा रहा है सर, जो इक्वेशन में सर पुट करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। इसीलिए तो मैंने इक्वेशन वाले पार्ट पे बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन बनाना आप क्वाड्रेटिक में नहीं सीखोगे, लीनियर में। अगर आपको लीनियर इक्वेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। सर इक्वेशन बन जा रहा है सर, उसके बाद पुट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, वो फिर अभी देखेंगे। अंशु कहाँ पे आपके होमवर्क सर है सर। है? शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था एक बार फिर से बताना, और कहाँ पे दिक्कत हो रही थी? सर 1 का 4। 1 का 4, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। देखो यहाँ पे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। यहाँ पे क्या होगा ना गाइस, देखो अब अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, हमको ऑलरेडी पता है कि फॉर्मूले में रूट वगैरह सब आता है, तो हम सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 8 का, और एलसीएम लेके ये बन जाएगा 16x², ये बन जाएगा -8x, और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। फिर इस एलसीएम में जो 8 आया उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो 16x² -8x + 1। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ जानते हो? फायदा ये हुआ कि हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है आसान, क्योंकि फिर रूट नहीं रहेगा। रूट नहीं तो रूट के अंदर मतलब ये फ्रैक्शन आ जाता, दिक्कतें बढ़ जाती। हम भी नेचुरल नंबर और इंटीजर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन जहां पे फ्रैक्शन आ जाता है हम थोड़े से, हमारी स्पीड कम हो जाती है, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे एलसीएम लेके 8 को वहां पे सेंड कर दिया, क्योंकि उससे हमारे इक्वेशन के रूट्स पे, जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। श्रुति बताता हूं, ठीक है? सो नाउ यहां पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो -b, अब b का वैल्यू है -8, तो माइनस ऑफ -8 हो गया, राइट? फिर प्लस माइनस रूट ओवर b², तो -8 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 × a, जो कि हो गया 16, ठीक है? नाउ रूट के यहां देखोगे तो माइनस और माइनस भी यहाँ पे, तो 8 बन गया, प्लस माइनस रूट का अंदर देखो 8² 64, यहाँ भी 64, 64 64 कट गया, बन गया 0 बाई 32। अब ये प्लस माइनस 0 तो मैटर ही नहीं करता, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, इसके इक्वल रूट्स आएंगे, और रूट्स क्या रहेंगे 8/32, मतलब ये तो हो गया 1/4। तो इसके दो रूट्स होंगे, दोनों यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे, तो आप लिखोगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है?
देख सकते हो ना कि बस वो एलसीएम लेने से हमारा काम कितना आसान हो गया था यहाँ पे। ठीक है, 1 का 4 हो गया। फिर बताओ अगला कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो? सर एक बार 6 डिस्कस कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का। ओके, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, total cost of production they are 90 rupees, find the number of articles. अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा सिंपल सी एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में गए और आप पेन खरीदना चाहते हो, 5 रुपए की एक पेन है, आपने 18 पेन खरीदे तो कितना दाम होगा? सर 90 रुपीज। 80 into 5 90, 18 into 5 90। यहाँ पे वो जो आदमी था वो मार्केट में गया कुछ पॉटरी आर्टिकल्स खरीदने। ठीक है, पॉटरी आर्टिकल्स वो जैसे दिया वगैरह हो गया, मिट्टी के दिए वगैरह जो हो गए, राइट, या गमला या जो भी होगा। सो उन आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the articles produced। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जितना भी, मान लो आपने पेन का जो दाम है, ठीक है, पेन से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, पेन का जो दाम है, जो कॉस्ट है, वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। अब आपने जितना भी पेन खरीदा था उसका डबल कर दो और फिर उसमें से 3 माइनस कर दो। ये वाली जो वैल्यू है, यही वैल्यू आपको पर पेन का या यहाँ पे पर आर्टिकल का कॉस्ट बताती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इक्वेशन जो बनाएंगे, हमको ये पता चल गया कि कॉस्ट जो है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हिट करनी चाहिए। तो कॉस्ट पर आर्टिकल जो यहाँ पे बात की गई वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है 2 into, ठीक है, एक्चुअली ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में। तो मैं लिख रहा हूं 2 into नंबर ऑफ आर्टिकल्स -3। उस क्वेश्चन ने यही बोला है कि जो पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल, एक आर्टिकल में जो उसका कॉस्ट पड़ रहा है, दैट कॉस्ट इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ आर्टिकल्स -3। तो हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल मानेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट, मान लेते कि उसने मार्केट से कितने आर्टिकल्स खरीदे, तो लेट से उसने x आर्टिकल्स खरीदे। ठीक है, अगर उसने मार्केट से x आर्टिकल्स खरीदे तो उस हिसाब से कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर आर्टिकल वो हो जाएगा 2 into x -3। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी पूछा था कि अगर 5 रुपए का एक पेन है और हम 18 पेन खरीद रहे, तो आपने बताया कि कॉस्ट हो जाएगा 5 into 18। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट से आपने x आर्टिकल्स खरीदे और हर आर्टिकल पे आपने 2 into x -3 रुपए का दाम पे किया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा उस हिसाब से? उस हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी, तो उस हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा x into 2x -3। बोलो कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया, कितने लोगों के दिमाग से ऊपर से गया? सर नहीं समझ में आया सर, नेटवर्क लैग कर गया था बीच में सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर हम मार्केट में जाकर कुछ सामान खरीदते हैं, मान लो आपने जैसे कि टेनिस बॉल खरीदने गए, एक टेनिस बॉल आ रहा है 50 रुपए का और आपको 5 टेनिस बॉल खरीदने थे, तो आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा उस केस में? 250, राइट। अब यहाँ क्या था, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिनेरियो है, ठीक है, बस अंतर ये था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट अगर नहीं पढ़ा है तो। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट पड़ रहा है, इट इज 3 more than, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो उस दिन जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे, जितने भी आर्टिकल खरीदे गए थे, बनाए गए थे,
उससे उसका डबल से 3 ज्यादा है, ठीक है, डबल से 3 ज्यादा है। तो ये जब आप लाइन पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज बस हिट होना चाहिए कि अच्छा तो कॉस्ट पर आर्टिकल जो भी लगेगा वो हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस 1। ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। और उसी में फिर आपने देखा कि कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अज्यूम कर लिया x, और अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने अज्यूम कर लिया x तो मेरा कॉस्ट पर आर्टिकल हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां तक समझ में आया आपको? सर इसमें मोर देन बोल रहा है तो माइनस यूज, ये नहीं समझ में। मोर सर बोला है कि प्लस लेस होगा बोला ना? है? मोर बोला है कि लेस बोला है? सर मोर बोल रहा है। सर अच्छा मोर मोर बोला बोला है, है, सॉरी 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 सॉरी, मोर बोला है तो प्लस वही 3 सर होगा। कंफ्यूज हूँ। मोर बोला हुआ है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, लेस बोला होता तो हम माइनस 3 करते, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब देखो इतना आर्टिकल खरीदा, एक आर्टिकल पे इतना कॉस्ट पे किया, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज का। तो 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में तो क्लियरली दिख रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, फिर आप उसे सॉल्व कर लोगे बस, ठीक है। क्लियर है? मेरे को दिख रहा है x का वैल्यू 6 है यहाँ पे। डन। नेक्स्ट, और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर यूवी का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यूवी का अनम्यूट करो एक बार खुद को। बताओ कंसेक्यूटिव, अगर मैं आपसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल मांगू तो आप एग्जांपल दे सकोगे क्या? बताओ, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? युविका, वेरी गुड आयुषी। निखिल सही है, लेकिन जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो गायब है। युविका क्या हो गया? अंशु सही है। युविका, आर यू देयर? यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई थिंक शायद हमने ये लास्ट क्लास में किया भी था। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। युविका का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे? देखो गाइस, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। अब अगर मैं कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछ रहा हूं, कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछ रहा हूं आपसे, तो उस केस में आप बोलोगे 2 के बाद 3, -1 के बाद 0, एग्जाम्पल। और अगर मैं आपसे पूछता हूं मान लो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो आप सबसे पहले कोई भी एक इवन नंबर उठाते 2, और मान लीजिए आप उसके अगला जो इवन नंबर है 4 उसके बारे में बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? हमको क्वेश्चन में बोला है कि बताइए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर का सम। तो पहले तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द टू consecutive integers be x and x plus 1। एक को अगर x मानेंगे तो अगले को x plus 1 कह सकते हैं ना, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो उनके बीच में एक का गैप होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर का एडिशन करोगे ना, मतलब पहले दोनों का स्क्वायर लोगे फिर उसका एडिशन करोगे, वो आ रहा है 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो बना x का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो x plus 1 का स्क्वायर।
और ये दोनों का जो सम है, ये क्वेश्चन है दिया हुआ है 365। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना और आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। मुझे दिख रहा है ये 12 13 आई थिंक 13, राइट? हाँ 13, x का वैल्यू 13। यहाँ पे सॉल्व करोगे x का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो हमारे इंटीजर्स हो गए 13 एंड 14। अच्छा, अब यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या हो सकता था वो देख लेते हैं। सिली मिस्टेक ये होता है बच्चों से कि वो लोग x और x+1 को पहले ऐड करते, उसका स्क्वायर लेते और फिर उसको 365 के बराबर करते। कुछ लोग ये करते और ये हो जाता गलत। ऑब्वियसली क्यों गलत हो जाता? बिकॉज अगर हम वापस से एक बार क्वेश्चन पे चले तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ हु स्क्वायर्स। तो कह रहा है सम किसका करना है? हमको सम करना है स्क्वायर्स का। अगर दूसरा वाला होता तो क्वेश्चन कहता स्क्वायर ऑफ द सम। क्वेश्चन कहता है स्क्वायर ऑफ द सम, यहां पे कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो हम सम किसका करेंगे? स्क्वायर्स का सम करना है, ठीक है? तो इसीलिए यहां पे ये वाला प्रोसेस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हमने पहले इन दोनों का एडिशन लिया फिर हमने स्क्वायरिंग किया। जबकि इस केस में क्या था, स्क्वायरिंग किया फिर उन स्क्वायर्स का एडिशन लिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ है क्या किसी को? ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है श्रुति ने कि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अंदर अगर ये वाला वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे? तो श्रुति, अगर आपको रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो आप लिख देना नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप लिख देना नो सॉल्यूशन, बिकॉज हम हमेशा रूट के अंदर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के साथ डील करते हैं। रूट के अंदर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के साथ हम लोग डील करते हैं, इसीलिए। ठीक है, नेगेटिव आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ सर क्यूब भी होगा तो सेम होगा? नहीं, क्यूब के केस में तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। देखो रीजन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा x² का वैल्यू 16 x, या फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं x का वैल्यू √16, ठीक है? तो रूट क्या होता है ना, रूट का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है। जब आप ऐसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्क्वायर रूट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे हमारा x मतलब अंदर जो वैल्यूज है ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो इसमें हम बोलेंगे x की वैल्यू 4। लेकिन जब बात करते हैं स्क्वायर क्यूब का, ठीक है, तो क्यूब के केस में क्या होता है कि मान लो हम जानना चाहते हैं x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 एंड x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8। तो जब ये रहता है ना तो आपको ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से 8 आएगा, तो हो गया 2। यहाँ पे देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से -8 आएगा, तो हो गया -2। तो यहाँ पे पॉजिटिव बेसिकली क्यूब के केस में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है। जबकि स्क्वायर के केस में पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्यूब के केस में ऐसा नहीं करोगे। और ऐसे भी फॉर्मूला जो है श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसमें तो हम हमेशा स्क्वायर रूट ही देखते, क्यूब रूट की बात नहीं करते। ठीक है, तो आई होप अब आप सबको एक्सरसाइज 4.2 डन हो गया होगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? सर एक्सरसाइज 4. हाँ बोलो क्या? सर एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सर सॉल्यूशन का आंसर आ रहा है -x³ -6x² + 14x - 8। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 4.1 में 1 का 7 7 राइट। यस सर 7 में हाँ ये नहीं सर है क्योंकि एक जगह पे नहीं x क्यूब है, एक जगह पे 2x क्यूब है, सॉल्व करोगे तो x क्यूब रहेगा। यस सर x क्यूब एक्स रहेगा तो ये फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है ओके सर। चलिए अब हम लोग ना फैक्टराइजेशन मेथड पे आते हैं। फैक्टराइजेशन करना आता तो है सबको, बट अब हम केसेस देखते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना ही आगे भी हेल्प करेगा। और एक बार ट्रिक सीख जाओगे तो फिर मेथड सीख जाओगे तो मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे हम जल्दी कैलकुलेट भी कर सकेंगे। तो देखो आपको केसेस ना 4 केसेस मिलेंगे फिलहाल। ax² प्लस bx प्लस c वाला, दूसरा ax² माइनस bx प्लस c। तो इन दोनों केसेस में क्या है सिमिलैरिटी? इन दोनों केसेस में हमारा जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, बट एक में b जो है, b एक जगह पे पॉजिटिव है तो एक जगह पे नेगेटिव है। थर्ड केस और फोर्थ केस जो होगा उसमें कांस्टेंट हमारा नेगेटिव होने वाला है। तो ax² प्लस bx माइनस c, ax² माइनस bx माइनस c। तो इन दोनों केसेस की अगर बात करें तो हमारा जो कांस्टेंट है वो हमारा नेगेटिव है, और हमारा जो b है वो अगेन कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव है। यस आयुषी, आपने अपना हैंड रेस्ट किया, कुछ पूछना है क्या? यस सर बोल रहे हैं ना। हाँ बुक में आंसर प्लस में दिया और मेरा माइनस में आ रहा है, तो मेरा आंसर गलत है क्या? कौन से क्वेश्चन का? मतलब सर क्वेश्चन बता रहे हैं सर, क्वेश्चन 6 का 4.2। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। आपका आंसर किस में आ रहा है? सर माइनस में आ रहा है। अब देखो गलत ऑब्वियसली आपने किया क्योंकि क्वेश्चन में हमको निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या कभी नेगेटिव में आ सकता है? नहीं आ सकता। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बता। अब किसी आर्टिकल का कॉस्ट नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। तो आपने हल्की फुल्की गलती की होगी। क्या गलती की हो आप या तो क्लास के बाद मेरे को बस उस सॉल्यूशन का फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक किया। ओके नाउ कमिंग टू दिस पार्ट गाइस, हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक्चुअली में समझो कि क्या है कि आपको 4 केसेस मिलते हैं हमेशा, 4 में से ही एक होता है। 2 केसेस होते हैं जहां पे कांस्टेंट पॉजिटिव होता है। देखो चारों में एक चीज है कि हमारा ए पॉजिटिव है, चारों में ए पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पे ऐसे लिख सकते हो ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आती है बात बी के साइन पे और सी के साइन पे। तो 2 सिनेरियो होंगे जहां पे सी पॉजिटिव है और 2 सिनेरियो होंगे जहां पे सी नेगेटिव है। अब जब C पॉजिटिव है तो उसमें भी B पॉजिटिव B नेगेटिव के 2 केसेस, और जब C नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है यहाँ पे, तो भी B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव के 2 केसेस, राइट। सो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे 4 केसेस लिखता हूं, आप सबको सॉल्व करना। हाँ, x² प्लस 5x प्लस 6, ये साथ ही साथ ओलंपियाड को भी कवर करेगा, हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x माइनस 6, x²। तो समझ रहे ना, ऊपर जो 4 केसेस हमने लिए थे उसी को मैंने उसकी जगह पे मैंने वैल्यूज रख दिया बस। ए हर केस में फिलहाल मैंने 1 रखा हुआ है, बी मैंने 5 रखा हुआ है, सी मैंने 6 रखा हुआ है। अब वही मैंने प्लस माइनस के अलग अलग केसेस लिए हुए हैं। ओके सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आप एक एक करके क्विकली इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करो, एक एक करके जल्दी से मिडिल टर्म फैक्टराइज करो और मुझे बताओ कि आपको क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। फैक्टराइज करो और बताओ कि आपको क्या फैक्टर्स आ रहे हैं।
अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको फैक्टराइज करना बिल्कुल भी नहीं आता? प्लीज एक बार मुझे चैट में बताओ। अगर ऐसा कोई है तो फिर मैं प्रोसेस बताऊंगा, वरना हम सीधा फैक्टर करना शुरू कर देंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होती है? चलो, अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको फैक्टराइज करना आता है। वेरी गुड निखिल। निखिल इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने सब सॉल्व करके भेज दिए। लेकिन निखिल गलत है, लास्ट के दो। वेरी गुड प्रियंका, सही है। गाइस, आप सब घर पे ना रैंडमली कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लिखकर उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करना, सबको ही। श्रुति सही है पहला वाला। देखो, we'll start the discussion now. Now listen. अगर ये इक्वल टू 0 होते सारे के सारे, एग्जाम्पल के लिए, या फिर अभी चलो इक्वल टू 0 नहीं लिखता हूं, आप लोग जानते हो क्या करना है। अब यहाँ पे हम जब फैक्टर करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस क्विकली वंस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, और कांस्टेंट है, सॉरी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 6। ठीक है, तो हम कांस्टेंट और x स्क्वायर की कोफिशिएंट को करते हैं मल्टीप्लाई, वहां से आया 6 को फिर हम अपना प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो वहां पे आया हमारा 2 3 1। अब 2 3 1 इन फैक्टर्स को यूज करते हैं इस तरीके से, या फिर इनके फैक्टर्स को के कॉम्बिनेशन से दो फैक्टर बनाते हैं, सच दैट उन दोनों फैक्टर्स का जो एडिशन होगा उससे हमको मिडिल नंबर मिल जाए, और उन दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो a और c के बराबर हो। ठीक है, उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से हमको a और c मिल जाए, और उन दोनों फैक्टर्स के एडिशन से हमको मिडिल टर्म मिल जाए। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर्स को यूज करते हैं, जो कि 2 3 1 है। इससे अगर 5 लाना है तो मेरे पास आता है 2 into 1 एंड 3 into 1 कर लो, तो उस हिसाब से ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इन दोनों से कुछ कॉमन लेते हैं, इससे कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाता है फिर x प्लस 2, x आ गया कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में फिर से आ जाता है x प्लस 2। अब क्योंकि हमको दोनों ही ब्रैकेट्स में x प्लस 2 दिख रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अब वो x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, और जब हम वो x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो जो बचता है वो नया ब्रैकेट में आता है। तो यहाँ से x बचा तो x आ जाएगा, और यहाँ से 3 बचा तो 3 आ जाएगा, तो ये बन गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब मान लो अगर ये इक्वल टू 0 होता, अगर यही चीज इक्वल टू 0 होती, तो यहां से x का वैल्यू आ जाता है -2, -3। x का वैल्यू आ जाता है -2, -3। ओके, अब बात करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाला और फर्स्ट वाले में सिर्फ अंतर है मिडिल टर्म के साइन का, तो यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। यहाँ पे आप जब करोगे फैक्टराइज तो ये बनेगा कुछ x का स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, राइट। तो यहाँ पे भी उसी चीज को देख सकते हो कि इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 6x² होता है, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन
6x² है एंड इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ये भी 6x² है। तो हमने सही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया है। तो अगर आप अपना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को वेरीफाई करना चाहते हो, आप इजीली ये जो मैंने प्रोसेस शो किया है इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लास्ट दोनों का मिडिल नहीं हो रहा होगा, निखिल होगा, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, श्रुति वेरी गुड, सही है आपका थर्ड वाले का। विश्वास ने कर लिया, श्रुति सेकंड वाला सही है, अंशु आपका सही है सारे। ओके चलिए, अब जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया, अब ये मेरा बन जाता है, जब आप फैक्टराइज करोगे तो दिस बिकम्स x - 2 इंटू x - 3। जब इसको इक्वल टू 0 करते अगर हम लोग, तो यहां से x का वैल्यू आता 2 और यहां से x का वैल्यू आ जाता दूसरे से 3। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला है x² प्लस 5x प्लस 6 -6। अब नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला दोनों का एक डिस्कशन करते गाइस, ध्यान से देखो। पहला दोनों, हाँ पहला दोनों में क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब कांस्टेंट पॉजिटिव होता है, एक चीज सबको ही देखो, जब कांस्टेंट पॉजिटिव होता है तो हमारे जो रूट्स आए हैं ना, उन दोनों रूट्स का साइन सेम होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस? दिख रहा है, जब कांस्टेंट पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स का साइन सेम है। दोनों नेगेटिव आए यहां पे, दोनों पॉजिटिव आए यहां पे। यस और नो? रियलाइज किया ये चीज? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं कि जब कांस्टेंट नेगेटिव होता है तो फिर रूट्स के साइन में क्या चेंज आता है। अभी भी हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, अभी भी हम यहाँ पे मिडिल टर्म करने के लिए हम कांस्टेंट एंड x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। x² का कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है -6। तो अब अपने माइंड में कुछ ऐसा सोचो कि -6 को ऐसे ब्रेक करना है, कांस्टेंट है 1 और सॉरी कांस्टेंट है -6, x² का कोफिशिएंट है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बन गया -6। अब -6 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि हमको +5 मिले। -6 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है ताकि हमको +5 मिले। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, +5 लाना है तो बताओ क्या ऐसे नहीं ला सकते निखिल? +6 -1 करके, +6 -1, इन दो नंबर्स में ब्रेक नहीं कर सकते क्या? बताओ निखिल, आपसे नहीं हो रहा था उस टाइम पे? सर एक मिनट, 5 को 6 और -1 में ब्रेक कर सकते हैं। इनका सम हो गया 5 और इनका प्रोडक्ट देखो माइनस के आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। तो हो गया हमारा काम, जैसे हमको ये पता चल गया। अब हम यहाँ पे इसको यूज करके ठीक है, सो नाउ x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 एंड अगेन प्रोसेस आपको वेरीफाई करना है, हमेशा वेरीफाई कर सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना है, 6x इंटू -x। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -6x² ही आएगा एंड इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ x² है और यहाँ पे -6 है, इनका भी प्रोडक्ट जो है वो -6x² ही आएगा। तो ये वेरीफाई भी कर लेना, सही हो जाएगा। फिर आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो यू विल गेट x + 6 इंटू x -1, x + 6 इंटू x -1। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो यहां से हमको x का वैल्यू मिल जाता 6 एंड -1। ठीक है, 6 एंड -1। फिर देखते हैं लास्ट वाला, यस सर शायद -6 होगा सर। एक मिनट -6 होगा, सही बोल रहे हो, शायद नहीं सही बोल रहे हो, -6 होगा, मैंने गलती यस सर -6 ही होगा। -6 एंड +1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो सी और डी में अंतर बस है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म वहां पे +5 है, यहाँ पे -5 है। तो हमारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं सेम रहेंगे, बस मिडिल टर्म के साइंस को पलट देंगे। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, मतलब -6 + 1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे फिर आगे बढ़कर x का वैल्यू आ जाता है 6 एंड -1। ठीक है, x का वैल्यू 6 एंड -1। सो नाउ यहाँ पे हम अगर रूट्स को ऑब्जर्व करते हैं एक बार गाइस, तो रूट्स को ऑब्जर्व करने से हमको ये दिखा कि थर्ड वाले का जो रूट है और फोर्थ वाले का जो रूट है, इसमें जब कांस्टेंट नेगेटिव आया तो फैक्टर्स या फिर रूट्स के साइन ऑपोजिट होंगे। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? जो चीज हमको यहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई करना है, जो कि ओलंपियाड वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, कि जब साइन हमारा कांस्टेंट का नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, तो उस केस में जो हमारे दो रूट्स आएंगे उसमें एक रूट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और दूसरा रूट डेफिनेटली नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी जैसे कि 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और चारों इसके अलग अलग केसेस थे, तो अब हम लिख सकते हैं कि जब कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म देखकर हम रूट्स का साइन बता सकते हैं। अगर कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म को देखकर आप उस रूट्स के साइन के बारे में कमेंट कर सकते हो। कैसे? ये देखो, पहला क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जब हमारा मिडिल टर्म पॉजिटिव था ना, तो हमारे दोनों रूट्स नेगेटिव आए हैं, -2 एंड -3। लेकिन जब हमारा कांस्टेंट नेगेटिव था तो उस केस में हमारे रूट्स आए हैं 2 एंड 3। हमारे रूट्स आए हैं 2 एंड 3। तो इसके बेसिस में मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूं, आप इस चीज को नोट कर लो कि अगर मैं रूट्स के या जीरोस के साइन के बारे में बात करूं, साइन ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख देता हूं। तो जब हमारा कांस्टेंट, आप इजीली क्या चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा मेरा कांस्टेंट पॉजिटिव है और मेरा मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है, तो मेरे जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स ही नेगेटिव होंगे। सेकंड वाले में कांस्टेंट पॉजिटिव है तो दोनों का साइन सेम होगा। मिडिल टर्म नेगेटिव है तो उल्टा, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों रूट्स हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तीसरा और चौथा, क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। बोलो, ये चीज आया समझ में आप सबको? दिस इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट यू टेक। ये लॉजिक समझ में आया ना? जो चीज मैंने लिखा है, जो आप लोग को ये चीज पता चल गया है। कैसे पहचानोगे? कांस्टेंट का साइन देखकर। कांस्टेंट का साइन अगर नेगेटिव है तो आंख बंद करके बोलना कि भाई अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो बाकी चीज जैसा भी हो, हमको रूट्स में एक पॉजिटिव रूट मिलेगा और एक नेगेटिव रूट मिलेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट पॉजिटिव आ गया और फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए रूट्स कैसे आएंगे, तो अगर कांस्टेंट पॉजिटिव आ गया तो फिर हमको मिडिल टर्म देखना पड़ेगा। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो रूट्स को पलट देना, मतलब रूट्स दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे पहचानने वाली ये है कि जब हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट्स का साइन सेम होगा। दोनों रूट्स का साइन सेम होगा।
और जब हमारा कांस्टेंट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो नाउ यू गाइस आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट बाय द फॉर्मूला मेथड, राइट, फॉर्मूला मेथड यूज कर लेना। दूसरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत है क्या किसी को? एक हो गया फॉर्मूला मेथड, दूसरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जो हमने डिस्कस किया वो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आप चाहते हो क्या कोई एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.2 से सॉल्व करूं बाय दिस मेथड? डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद वैसे आपकी कोई क्लास है क्या? नो सर। हाँ सर। ओके, तो जरूरत पड़ेगा तो भी 5-10 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं। बताओ, तो क्या आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन में सॉल्व करूं? अच्छा, उस टाइम पे कौन था जिसे दिक्कत हो रही थी इक्वेशन बनाने में? इक्वेशन बना रहे थे लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा था। एनीवन? यू वांट 1 का 3, ठीक है। 1 का 3 देखो गाइस, अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म से। √2x² + 7x + 5√2। चलिए हम अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। √2x² + 7x + 5√2। नाउ श्रुति, सिर्फ ये देखने के साथ साथ कैन यू नाउ कमेंट कि इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, साइन क्या होगा दोनों रूट्स का, क्या बता सकते हो? क्विकली टेल मी। सिर्फ ये देखने के साथ साथ दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे? क्योंकि हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव है। जब कांस्टेंट पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे। अब साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कमेंट करने के लिए हम मिडिल टर्म को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो हमारे दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी थोड़ा कह सकते हो वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ अब आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या बताया है मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द, यहाँ पे a का वैल्यू है √2, b का वैल्यू है 7 एंड c का वैल्यू है 5√2। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मिडिल टर्म मेथड वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। अब a एंड c यहाँ पे √2 इंटू 5√2 आया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √2 2 हो गया, 2 इंटू 5 हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब हम 10 को फैक्टराइज करते हैं। 10 को फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 और 5। अब आप बताओ कि 2 5 को यूज करके हम 7 ला सकते हैं क्या? इजीली ला सकते हैं, +2 + 5 करके, राइट? तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। √2x² + 2x + 5x + 5√2। फिर हम इस दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? x तो कॉमन आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ वेरी गुड √2 भी कॉमन आएगा। तो हम √2x कॉमन लेंगे। तो अब पहला टर्म में बचा x, अगले टर्म से देखो x तो बाहर आ गया एंड 2 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √2, जिसमें से एक √2 बाहर आ गया तो दूसरा √2 अंदर रह गया। अगले दो टर्म को अगर देखते हैं तो 5 कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा √2। तो नाउ द इंपॉर्टेंट और द गुड थिंग इज दोनों जगह पे मेरे को ब्रैकेट के अंदर सेम चीज दिख गया, और जैसे ये दिख जाता है दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको ब्रैकेट के अंदर अलग अलग चीजें दिख जाती है तो आपके दिमाग का रेड लाल बत्ती जलना चाहिए, कुछ गलती हो रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे x + √2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा √2x + 5
अब मान लो कि अगर ये सारे इक्वल टू 0 होते, मतलब ये तो मैं अभी फैक्टर करके दिखा रहा हूँ ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम इसको इक्वल टू 0 करते, जहां से फिर हम लिखते हैं x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से हमारा x का वैल्यू आ जाता है, रूट टू को वहां भेजेंगे तो माइनस रूट टू हो जाएगा, और इस केस में माइनस 5 को वहां भेजेंगे तो -5, एंड देन रूट टू से डिवाइड करेंगे तो -5 बाई रूट टू। इज इट ओके श्रुति? बाकी लोग दिखा ना, इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आया ना, दोनों रूट्स नेगेटिव आए कि नहीं, दोनों रूट्स नेगेटिव आए कि नहीं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, राइट? और हमने वो रूल क्या पढ़ा था, हमारा रूल कहता था कि अगर c कांस्टेंट है, जैसे यहां पे अभी देखो हमारा c कांस्टेंट था और हमारा x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव था, तो उस केस में c पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, तो हमारे दोनों रूट्स नेगेटिव आते हैं। और देखो यहाँ पे दोनों रूट्स हमारे नेगेटिव आ गए, ठीक है? डिनोमिनेशन में रूट नहीं होता है, नहीं वो तो आप नहीं, आप इसको फिर एक बार वो कर लो, रैशनलाइज कर लो, आई वाज डिस्कसिंग, ठीक है? आप इसको एक बार रैशनलाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है रूट टू से। गाइस वो ठीक है, मतलब आयुषी एक चीज कह रही है विच इज ट्रू कि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं लीव करते, तो आप एक और स्टेप यहाँ पे कर सकते हो, आप ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। रैशनलाइजेशन प्रोसेस पता है ना, तो ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा 2 बन जाएगा और दिस विल बी 5 रूट 2 बाई 2। ओके, इज इट ओके एवरीवन? कोई दिक्कत है क्या? अगर सर नीचे रूट 2 होगा तो सही है ना? हाँ, मार्क्स नहीं काटेगा वो। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? तो 4.2 खत्म हो गया। 4. अब एक मेथड बच गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला, वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के बाद बचेगा लास्ट एक एक्सरसाइज भी है, इंपॉर्टेंट है। सो आप सबसे अब अगला होमवर्क जो रहेगा ना आप सबके लिए, वो रहेगा एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस आप एक बार प्राइम फैक्टराइज, जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है कि 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10 तक ये सारे क्वेश्चन में पहले आपको रीड करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो आप अब ये 4.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दिस विल बी योर न्यू होमवर्क, ठीक है? दिस विल बी योर न्यू होमवर्क। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर कब तक सबमिट करना है? अगली क्लास से पहले। और ऐसा ना हो कि फिर अगली क्लास में वापस से मेरे पास लिस्ट आ जाए और उस लिस्ट से देखकर मैं नाम बोल दूं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को या कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, बाकी लोग आप यू कैन लीव द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, डाउट भी पूछ सकते हो। विश्वास, कोई स्पेशल केस नहीं है, स्पेशल केस बस एक ही है, रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो आप वहां पे लिख देना नो सॉल्यूशन, ठीक है? कोई स्पेशल केस नहीं है इसके अलावा, ठीक है? विश्वास को जानना है, हाँ ठीक है। और बाकी लोग कोई दिक्कत है क्या? अंश, अंशु, आशीष, आशीष को दिक्कत है इस चैप्टर में? से करना है सर। नो सर। क्या अंशु? सर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन का अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। वहां पे 10-15 क्वेश्चन है टोटल मिला के। आशीष ये चैप्टर मतलब पहला वाला क्लास किए हो
कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, पूरा वीडियो देखें सर, पहला वाला। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर आ रहा है -13 -14। देखता हूँ अभी श्रुति, श्रेय, विश्वास, निखिल, आयुषी, आयशा, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता हूँ 4.2 का, उसमें श्रुति को कोई प्रॉब्लम है? सो 4.2 में 3 वाला, राइट? तो श्रुति क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 नंबर्स जिसका सम है 27 और जिसका प्रोडक्ट है 182। चलो देखते हैं क्या गलती हुई है आपसे। So according to the question, उन दो नंबर्स का जो सम है वो है 27। तो आपको क्या करना होगा श्रुति इस केस में? लेट फर्स्ट नंबर बी x, एक नंबर उसमें से x मान लेते हैं, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? That will be 27 minus x। क्यों? क्योंकि दोनों का सम है 27। मान लो मेरे पास और आपके पास वॉलेट में जितने रुपए थे वो 27 रुपए। अगर आपके पास 10 रुपए है तो मेरे पास 17 रुपए हो जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर x है तो दूसरा 27 minus x। And now according to the question, इन दोनों का प्रोडक्ट है 182। तो x into 27 minus x is equal to 182। ठीक है, अब इसको एक बार वो कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 27x minus x square is equal to 182 हो गया। सबको राइट साइड में ले जाते हैं। राइट साइड में क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है, उसको भी पॉजिटिव करना है तो सबको राइट साइड में भेजेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में भेजोगे तो 182 इधर रहेगा ही, माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 27 वहां जाके माइनस 27 बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, अब तो श्रुति आपको भी पहचान में आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स का साइन सेम आएगा, और क्योंकि हमारा मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो आई थिंक आपसे कोई सिली मिस्टेक हुआ होगा। आपसे सिली मिस्टेक ये हो सकता है श्रुति की आपने 182 को लेफ्ट हैंड साइड लाया है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। आप इसको सॉल्व किए हो ना, और यहाँ पे आपसे गलती हो गई। आप क्या करो, इसको जब मिडिल टर्म करोगे तो उससे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेना ताकि आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, एंड सर इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं? हाँ, लेके राइट साइड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इक्वेशन के दोनों साइड में आप सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, -1 कॉमन ले लो या बोल दो कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड -1 से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 182 2 से गया बनाया 91 होता है हमारा 7 into 13। अब देखो हमको 27 लाना है, ये बन गया 14। अच्छा, अब कुछ चीजें आप सीख सकते हो। कैसे, क्या क्या चीजें सीख सकते हो? हमने जो अभी तक डिस्कस किया, देखो यहाँ पे क्या चीज मैं कहना चाहता हूँ। जब आपने देखा कि कांस्टेंट पॉजिटिव है तो और हमारे रूट्स नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आया है, मतलब कि दोनों जो फैक्टर किया ना हमने, दोनों फैक्टर का साइन सेम आया। ये चीज आप पहचान सकते हो, दोनों फैक्टर का साइन सेम आएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, -5 लाना था बी में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में हमको यहाँ पे -5 लाना था, तो यहाँ पे भी दोनों फैक्टर्स का जो साइन है वो सेम है, -2 -3। लेकिन जब हमारा कांस्टेंट नेगेटिव हो गया तो उस केस में जब आप फैक्टराइज करते हो ना, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो, तो एक पॉजिटिव नंबर में आता है और एक नेगेटिव नंबर में आता है। तो इन सब चीजों को ना यूज करके अपना काम आसान कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो जो मैं 27x को ब्रेक करूंगा उसमें दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो एक हो गया 14 और दूसरा हो जाएगा 13। तो -14x minus 13x plus 182 is equal to 0।
यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस 14 आ जाएगा वापस से। फिर यहाँ पे x माइनस 14 को कॉमन ले लिया तो हमारा x माइनस 13 आ जाएगा, is equal to 0. Now we will solve this and we will get the value of x as 13 and 14. ठीक है, तो श्रुति आंसर तो ठीक ही आया है, आपने कहीं पे सिली मिस्टेक किया है। ठीक है आयुषी। सर हाँ बोलो। सर इसको अगर फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे तो इसका दोनों रूट से प्लस पॉजिटिव ही आएगा। ऑब्वियसली अलग आना ही नहीं चाहिए, अलग आएगा तो गलत है। चलो इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर लेते हैं। फॉर्मूला मेथड यहाँ पे लगाते हैं, किस पार्ट में लगाए फॉर्मूला मेथड? ये देखो, इस पार्ट में हम एबीसी का वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। बताओ फटाफट, ए का वैल्यू कितना है? 1 बी का वैल्यू -27 एंड सी का वैल्यू 182 ठीक है। अब फॉर्मूला मेथड में लगाएंगे तो माइनस भी लिखेंगे, तो माइनस ऑफ -27 प्लस माइनस रूट ओवर -27 का स्क्वायर -4 into a into b c sorry divided by 2a। तो a का वैल्यू 1 है, मैटर नहीं करेगा। नाउ दिस इज 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर होता है 729, 182 into 4। अब देखो 182 into 4 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 180 into 4 कर लेता हूँ पहले, और उसमें हम 2 into 4 डाल देंगे, क्योंकि 182 को मैं 180 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये 720 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ऊपर कितना बन गया 728 डिवाइडेड बाई 2। सो नाउ रूट के अंदर कितना है, वो 1 है ना, तो फाइनली ये क्या बन गया हमारा 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। एंड जो भी डाउट होगा ना, प्लीज यू कैन आल्सो आस्क मी योर डाउट्स इन द ग्रुप। आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें क्वेश्चन का फोटो भेजिएगा, मुझे टैग कर देना बस व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ये सारे स्कोरिंग वाले पार्ट है। अलजेब्रा इज ऑलवेज स्कोरिंग, हाँ ध्यान रखना। ज्योमेट्री में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, अलजेब्रा में गलतियां होने के चांसेस कम है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। होमवर्क मैंने आप लोगों को बता दिया। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, एंड कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। बाय सर। बाय 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 सर। बाय।